बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़िम, मीर रज़ाली केस को मैं शुरू से रिपोर्ट कर रही हूँ और इसमें जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आपके सामने रख रही हूँ। अल्लाह ताला ने वालिद को सुरखरू किया। दुख उनका बहुत बड़ा है। नौजवान बेटा उनका इस दुनिया से गया है। एक बाप जो है वो डट के आया और उसने कहा है कि मैं ज़रूर ज़ालिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाऊँगा। और मैं समझती हूँ ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ ये कि मीर रज़ाली बल्कि इस जैसे और कितने नौजवान हैं। आप सोच भी नहीं सकते। मैं जबरान नासिर साहब को सुन रही थी और उन्होंने जो डिटेल्स बताई वो इससे बहुत आगे की हैं। जो मीर रज़ा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसको जिस तरह से उन्होंने पूरा खोल के बयान किया है, यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो गए थोड़ी देर सुन के। किस तरह उसका हलक जो है काले स्याल मादे से भरा हुआ था, उसकी जुबान जली हुई थी, उसके मुंह के अंदर से वो मटेरियल निकाला गया है जो उसके हलक के अंदर तक ब्लॉक हुआ था। क्या चीज़ थी जो उसको पिलाई गई थी, आप सोचिए। उसका चेहरा जो है उस पे शदीद ऐसे निशानात थे कि जैसे उसको जलाने की कोशिश की गई है तेजाब से या किसी भी चीज़ से। उसकी जुबान जली हुई थी, उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे, उसकी पसलियां टूटी हुई थी। यार ये कौन लोग थे जिन्होंने मारने से पहले इसके ऊपर इतना शदीद तशद्दुद किया और फिर सीने पे रख के गोली मारी कि उसके गोली जो है उसके दिल के आर पार हुई, दिल में 2 सुराख हुए, खून से उसके लंग्स भर गए। वो शख्स जो है कौन होगा, वो कौन जालिम लोग थे जिन्होंने इस कदर पुरतशद्दुद तरीके से इसे कत्ल किया। ये कौन लोग थे? वो डॉन माफियाज जो इसके ज़रिए शायद और नौजवानों को पैगाम देना चाह रहे थे कि जब हमारे पैसे या तो फंसेंगे या फिर हम भत्ता मांगेंगे, तावान मांगेंगे, हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हारा हाल मीर रज़ा अली वाला करेंगे। और फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये कि आईजी साहब, डीआईजी साहब जो हैं, डीआईजी गलबन उन्होंने बताया था, उन्होंने बाकायदा तौर पे इन लोगों को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि कोई बात ही नहीं जी, अपनी औलाद मरेगी ना फिर आपसे पूछेंगे। अल्लाह ताला आगे लेकर आता है। मेरा पूरा ईमान है, कल जुग नहीं कर जुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है। इस हाथ दे उस हाथ ले, आप वेट कीजिए, अल्लाह ताला आपकी रस्सी दराज कर रहा है, आपके भी आगे आएगा। आप जब अपने किसी एक बंदे की बात है कि जो भी जालिम है, जब वो अपने जवान का लाशा उठाएगा ना, यकीन मानिए फिर उससे पूछेंगे। कभी तो ख्याल आएगा ना कि हमने किसी के साथ ज्यादती की थी। बड़ी सख्त बातें मैं कर रही हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सजा देता है दुनिया में भी, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। ये गुनाहों की पोटलियां हैं और इनके दिल जो है इन पे कुफ्र लगे हुए। अब ये लोग क्या करते थे, इन माँ बाप बेचारों को बुलाते थे, दफ्तर में बिठा के कहते थे मान लीजिए आपके बेटे ने जो है खुदकुशी की है, कफारा अदा कीजिए। कुछ नहीं हुआ, हमें पता लग गया है आपका बेटा मनो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ था, उसने खुदकुशी की है। माँ बाप को जबरदस्ती ये मानने पर मजबूर किया जा रहा था, लेकिन एक बाप डटा हुआ था जिससे खुद अपने बेटे को गुस्ल दिया था और उसने कहा कि मैंने खुद निशानात ऐसे देखे, मैं नहीं मान सकता, कैसे मान सकता। और उसने अपने दिल पे पत्थर रख के उसकी दोबारा से कब्र कुशाई कराई और फिर उस कब्र में से वो शवाहिद मिले कि अब पुलिस जो है वो थोड़ा बहुत काम करती नजर आ रही है। और अब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं। मीर रज़ा अली के कुछ दोस्तों ने बयानात दिए हैं, कुछ आखिरी गुफ्तगू इसके अपने दोस्तों के साथ हुई। आपको याद होगा मैंने शुरू की वीडियोस में आपको बताया था कि इसके दोस्त जो बयान देने से कतरा रहे हैं। वो जानते थे कौन है जो इसको धमकियां दे रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हें कुछ बातें पता थी, लेकिन डर करो, जाहिर सी बात है, इंसान को एक खौफ होता है, एक डर होता है, ये ना हो हम कुछ बोले हमारे पीछे कोई पड़ जाए। लेकिन अब इनको बताना पड़ेगा और इन्हें बताना पड़ा और इन्होंने बताया। आखिरी मुलाकात में इसने अपने दोस्तों को क्या बताया था। अच्छा, अब बड़ी बेशर्मी की बात है कि खानदान की बातें निकाल के ला रहे हैं, माँ बाप में क्या ताल्लुक था नहीं था। ओ भाई क्या हो गया, हम ये कत्ल का हम कोई घरेलू पॉलिटिक्स या घरेलू चपकलिश के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, ये हमारे कराची के पाकिस्तान के जवानों का केस है, उनके मुस्तकबिल का केस है यार। हर दूसरे ऑफिस में भत्ते की पर्चियां आ जाती हैं, हर दूसरे ऑफिस में नौजवान जो है वो जरा सा बिजनेस कोई कर लेता है कराची के अंदर तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती है, उसको भत्ते तावान और इस तरह की कॉलें मौसूल होना शुरू हो जाती है। यार कौन लोग हैं ये कौन सा मुल्क है, ये कहाँ पर रह रहे हम, ये कौन सी हुकूमत है, ये पीपल्स पार्टी? जवाब दे ना प्लीज, बताइए ना। इतनी बार आप हुकूमत में आए, आज तक आप ये चीज कंट्रोल कर नहीं सके। पता नहीं कहाँ से वोट पड़ जाते हैं, बड़ी माजरत के साथ मैं तो हैरान हूँ कहाँ से वोट पड़ जाते हैं। तकलीफ होती है। अब सुनिए जरा, ये जो मीर रज़ा अली है, अब जाहिर सी बात है इसके केस को अब बड़े हाई लेवल पे देखा जा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। जबरान नासिर साहब ने कहा कि हम देखेंगे, जहाँ भी हमें कोई धांधली नजर आएगी हम चुप नहीं करेंगे। मैं इन इदारों को जानता हूँ, इन लोगों को जानता हूँ, ईमानदार लोगों को लगाए जो अभी ऑफिस में बैठे ईमानदार लोग नहीं हैं। जबरान नासिर ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है ये ईमानदार लोग नहीं है। मैं भी जानता हूँ, ये रिपोर्टर्स भी जानते हैं, सही लोगों को लगाएं।
ये वो लोग हैं जिन्होंने हैदराबाद से लाके डॉक्टर्स बिठाने की कोशिश की, रातों रात अपनी मर्जियां करने की कोशिश की। हम लोग खड़े हो गए और हम खड़े होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सीलेंट, वेल डन जबरान नासिर साहब, एक्सीलेंट। लोग 100 बातें करेंगे, ये इसका मोटिव होगा, पॉपुलर होना चाहता है, पॉलिटिक्स में आना चाहता है। भाई जो मर्जी है, आज है ना, हमें तो चाहिए ऐसा बंदा जो पॉलिटिक्स में आए, जो नडर हो, डट के खड़ा हो। यही जबरान नासिर था ना जिसको अगवा कर लिया था, मतलब जान को खतरा तो इसके भी होगा ना। इस वक्त तो मैं कहती हूँ कि ये जो लड़का है मीर रजा अली, उसके वालिद की जान को खतरा है। भाई इसको साइड से हटा दो, खामोश हो जाएगा, बस फिर कोई नहीं है इस केस के पीछे खड़े होने वाला। मैं तो कहूँगी उनको बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। अब जरा आगे सुनिएगा। मीर रजा अली के फ़ोन से एक तो उसका पूरा कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाला गया, उसकी लोकेशंस, कहाँ कहाँ वो गया था, किन किन लोगों से राबते में था। 2 फ़ोन कॉल्स जो है वो बड़ी ही मशकूक हैं। बहुत सी कॉल्स में से पूरे महीने का डाटा निकाला है भाई, और उसमें से जो आखिरी दिन की कुछ 2 कॉल्स हैं, आखिरी कॉल्स, वो बड़ी मशकूक हैं। उसके बाद एक इसने अपने दोस्तों के सामने एक गुफ्तगू की है, कुछ बातें उनके साथ शेयर की है जो तफ्तीश में अब सामने आई। ये दोनों चीज़ें आपके साथ रखती हूँ। बाबर सलीम ऑफिशियल, हमारे भाई है बाबर सलीम, उन्होंने बड़ी अच्छी डीप इन्वेस्टिगेशन की है। कुछ बातें उनसे मालूम हुई हैं, कुछ बातें जो है कुछ और ज़राए हैं। जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट है हमारे भाई, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं। तो ये कुछ चीज़ें मिल मिला के काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो इकट्ठा हुआ है, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। अच्छा, अब ये जनाब जो कॉल्स है ना, उसमें से एक 27 जुलाई की रात की जो एक कॉल है, 1 बजे अच्छा पहले इसकी ज़रा देखिएगा कहाँ कहाँ मीर रज़ा आखिरी रात गया है, ये ज़रा सुनिएगा। 27 जुलाई की रात 1 बजे मीर रज़ा लालू खेत में था, 1:34 पर गुलशन इकबाल में, और उसके बाद एक और सलमान रोड है वहाँ पर, और 1:48 पर बहादुराबाद में आलमगीर रोड पर। रात 2:23 पर वो डिफेंस फेज़ 3 में था, और 2:37 पर उसकी लोकेशन जो है शहीद मिलत रोड थी। अच्छा, अब यहाँ पर वो मुसलसल गाड़ी चला रहा था, और बाबर सलीम के मुताबिक कहीं भी उसने स्टॉप नहीं किया था, कहीं उसे रोका नहीं था। यकीनन वो उनके मुताबिक कि शायद किसी गहरी सोच में जब लोग होते हैं, और हमने भी हाँ सुना है, बहुत से लोग जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थिंकिंग करनी होती है तो गाड़ी लेके निकल जाते हैं। खासतौर पर लड़कों में एक बड़ी एक खसूसियत पाई जाती है, गाड़ी लेके निकल गए, लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, सोचा सोचा सोचा, और जब हल पे पहुंच गए तो वापस घर आ गए। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी नज़र आता है। अच्छा, उसके बाद इस दौरान अगर उन्होंने किसी से मुलाकात भी की होगी तो वो बहुत थोड़े से मिनट की होगी, 2 से 3 मिनट की हो सकती है। अच्छा, 2:41 पर वो तारिक रोड पहुंचे, जो कि उनके घर या दफ्तर के करीब है, ठीक है, जहाँ पे उनका वो किचन है उसका, वेफ्लिक्स का। अच्छा, उसके बाद 27 जुलाई की एक आखिरी कॉल थी, उसके बारे में ज़रा सुनिएगा। 27 जुलाई को एक तो 11:39 पर उनकी आखिरी कॉल खालिद बिन वलीद रोड के करीब से हुई, जो 168 सेकंड यानी तकरीबन 2.5 मिनट की थी। उसके बाद ये कॉल उन्होंने अपने एक दोस्त से की थी, उस दोस्त से कुछ चीज़ें मालूम हुई हैं। अच्छा, उसके बाद अगली इसको लिस्ट में डाल लिया गया है इन्वेस्टिगेशन की, और उसे बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस कॉल के बाद से मीर रज़ा ने कोई भी फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन से उसको मुसलसल कॉल आ रही थी, नहीं उठाया। कहा यह जा रहा है गलबन उनकी मंगेतर थी, क्योंकि उन्होंने अपने तमाम अकाउंट्स जो एकदम से प्राइवेट कर दिए थे, बंद कर दिए थे, तो इस वजह से शायद उनको तशवीश हुई होगी, जिस वजह से वो उन्हें बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन उन्होंने उनकी कॉल भी नहीं उठाई। उसके बाद जितनी भी कॉल्स आई उन्होंने कॉल नहीं उठाई। शायद वो किसी गहरी सोच में थे, एक डीप प्लानिंग में थे, जिसकी वजह से अब वो किसी और झंझट में या किसी और गुफ्तगू में नहीं पड़ना चाहते थे। 11:39 पर अपने एक दोस्त से वो बात कर रहे थे, और ये उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ था, वो दोस्त और वो कॉल जो है वो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 12:25 से 2:12 के दरमियान उन्हें बैंक के 4 मैसेजेस जो है वो मौसूल हुए। यकीनन ये वही होंगे जो उन्होंने ट्रांजैक्शंस की हैं। उसके बाद उनकी एक कॉल जो है वो, जिसके बारे में मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ज़रा इसके बारे में सुनिएगा। इसके बाद रात 2:13 पर उन्होंने खुद एक नंबर पर 42 सेकंड की कॉल की। ये नंबर एक नया नंबर है, जिस पे ना पहले कॉल आई है ना गई है। उसके बाद उन्होंने 2:16 पर इसी नंबर से उन्हें 75 सेकंड की कॉल आई, यानी पहले उन्होंने 42 सेकंड की कॉल की है, ये कॉल है 2:13 पर, और फिर 2:16 पर उन्हें 75 सेकंड की कॉल आई है। रात 2:23 पर उन्होंने 201 सेकंड की एक और उन्हें कॉल आती है, जो उनके किसी जानने वाले की है, यानी कि अब जो नंबर आया है ये तीसरा, ये नंबर जो है ये किसी जानने वाले का है, और वहाँ इनकी बात भी होती है। उसके बाद देखा जाता है कि वो किस तरह से अपनी वो पिस्तौल निकाल रहे हैं। उसके बाद उनकी वो तमाम चीज़ें जो हैं, उनके आखिरी लम्हात, टैक्सी के लम्हात, वो तमाम चीज़ें। सुबह 4:07 पर उन्हें ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की कॉल आई, जिसने बताया कि वो पहुंच गया है, और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो 4:09 पर घर से निकले, गाड़ी में बैठ गए। 4:20 से 4:22 के दरमियान उन्हें
एक ही नंबर से मुसलसल 8 एसएमएस आए जिनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और यही कहा जा रहा है कि गालिबन उनकी मंगेतर के ये एसएमएस हो सकते हैं। आखिर में अच्छा, अब मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ वो ज़रा सुनिएगा। इनके दोस्तों ने क्या बताया। इनकी जो आखिरी दिन है ना, उस दिन की एक्टिविटीज़ में एक बहुत ही मशहूर जगह से खाना खाना और एक बहुत ही मशहूर जगह से आइसक्रीम खाना शामिल है। जहाँ पे इन्होंने खाना खाया दोस्तों के साथ थे, और वहाँ पर जब बिल देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल देने दो, पता नहीं बाद में दोबारा देना नसीब हो के ना हो। और उसके बाद इन्होंने आइसक्रीम भी खाई, अपने दोस्तों के साथ वो आखिरी लम्हात गुज़ारे। और इनके दोस्त कह रहे हैं, जो अभी तक हमें मालूम हुआ है, कि वो काफ़ी परेशान थे, और उसका ये जुमला कि दोबारा देना नसीब हो के ना हो, ये बड़ा हमें खटका था, और हम उस पर हमारे आईब्रोज़ अप हुए थे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अभी चीज़ें खोलकर नहीं बताई जा रही। यही वो दोस्त है उसके, वो राज़दार दोस्त है जिनके साथ ये अपना वक़्त गुज़ारता था, और उनके साथ इसने कुछ बातें शेयर की हुई हैं। ये दोस्त जो है ये पहले सामने आ ही नहीं रहे थे। ये दोस्त जो है ये कुछ बयान का हिस्सा भी नहीं बन रहे थे। लेकिन अब वो सब लोग जिनसे इनका आखिरी दिनों में राब्ता हुआ है, उन सबको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। उनकी भी फाइंडिंग्स होंगी कि वो कहाँ-कहाँ बात करते थे, कहाँ-कहाँ जाते आते थे। क्या वो जो आखिरी 2 कॉल्स थी, उनमें से किसी कॉल में किसी का राब्ता उस कॉल वाले के साथ था? आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी वो जो 2 मशकूक कॉलें हैं, जिन पे पहले इन्होंने कॉल की और फिर बाद में उधर से इनको कॉल आई जो पहले इनके कॉन्टैक्ट में नहीं है, क्या उस नंबर से इनके किसी और भी दोस्त का राब्ता है? इसके अलावा इनका फ़ोन जो है, उससे मज़ीद कुछ डिटेल्स जो है वो मुतवक्के है। दोस्तों के साथ इनकी कन्वर्सेशन और क्या कुछ चल रहा था ज़िंदगी में, और कौन-सा ऐसा दोस्त था जो बहुत ही करीब था, जो इनके तमाम मामलात जानता था। क्योंकि एक दोस्त का इसकी वालिदा को फ़ोन आया था इसके जाने के बाद, और जब इसका राब्ता नहीं हो पा रहा था तो उसने कहा कि मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा। अब देखिए, आम तौर पे लड़कों की अगर गुफ्तगू नहीं हो पाती, कहते अच्छा चलो कल कर लेंगे, रात का वक़्त है, इस टाइम क्या ज़रूरत है। लेकिन जब राब्ता नहीं हो पाया तो उसने वालिदा को ही फ़ोन कर छोड़ा, वो भी लेट नाइट। इसका मतलब ये है कि वो कुछ तो जानता था। उस दोस्त को भी शामिल तफ्तीश किया गया है, क्योंकि ये शक है कि वो शायद कुछ जानता था, शायद उसको कुछ बताकर वो निकला होगा। क्योंकि होता है, आप बहुत से लोगों से बहुत कुछ छुपा लेते हैं, कोई एक आध राज़दार होता है जिसको आप बताकर निकलते हैं कि भाई ये हो गया तो ज़रा देख लेना। या होता है ना कि जैसा कुछ मना कर देते हैं, हो सकता है उसने कहीं पहले बात की हो, किसी ने मना किया हो। तो ये चीज़ें जो है, अब उसके दोस्त जो है उनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है, उनके कांधों पर एक बोझ है। उन्हें भी प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, और जिससे भी मालूमात हासिल की जाएँ उसका नाम सीगा राज़ में रखना चाहिए, क्योंकि उनको भी ख़तरा हो सकता है। और ख़ास तौर पे वो पुलिस अफ़सरान जिन्होंने पहले इस केस को बिगाड़ने की कोशिश की है, उनको टोटली इस केस से अलग करना चाहिए, और मालूमात से उनको बिल्कुल अलग रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ सकती हैं वरना। इस वक्त मैं अगेन कहूँगी, मीर रज़ा अली के वालिद जो इनकी जान को ख़तरा है, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। इस वक्त वो खूब डट कर खड़े हैं, अपने बेटे की मौत के ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई और जो है वो कोई और वार ना कर जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।